भैया जो अभी 3 बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनको दोबारा बता रहा हूँ, अभी अभी जिनको मैंने एक्सेप्ट किया है 1 ही मिनट का छूटा था तो इसलिए कवर कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा नियरेस्ट पावर्स ऑफ 10, किसी भी डिजिट में न्यूमेरिकल वैल्यू हटा करके सिर्फ 10 की पावर लिखना, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। जैसे बेटा अर्थ की रेडियस है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, मेरे से कहते हैं व्हाट इज द ऑर्डर, तो आप 6.4 को हटाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ 10 की पावर छोड़नी है। आप 6.4 यदि 5 या 5 से ज्यादा है तो 10 की पावर 8 बढ़ा देना, और यदि ये 5 से कम होगा तो 10 की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सबको पता है भाई 6.4 5 से ग्रेटर है तो 10 की पावर 6 में 1 बढ़ा के 10 की पावर 7। मैं कहता हूं बेटा एक आदमी की हाइट 1.2 × 10⁻, 1.2 इंटू आदमी की टॉवर, आदमी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, किसी टॉवर की हाइट 1.2 × 10⁻³ मीटर है। अब मैं कहता हूं ऑर्डर बताओ, तो हमें मालूम है बेटा ये डिजिट गायब करनी है, सिर्फ 10 की पावर छोड़नी है। अब जिस डिजिट को आपको हटाना है वो 5 से कम है तो 10 की पावर उतनी लिख दो 10⁻3। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर, तो 10 की पावर 3। एक बॉक्स का मास 5.9 × 10⁵ kg है। मैं कहता हूं व्हाट इज द ऑर्डर, तो बेटा इसे रिमूव करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि 5 या 5 से ग्रेटर में आता है तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी और 10 की पावर 1 बढ़ करके हो जाएगी 10⁻6 kg। एक और जिसे समझना होगा वो इतने एग्जाम्पल से समझ चुका होगा बेटा, यदि मैंने कहा किसी की वेलोसिटी 2.9 × 10⁴ मीटर पर सेकंड है, इसका ऑर्डर बताओ। तो 2.9 को हटाना है आपको और 2.9 5 से कम है, 5 से कम है तो ऐसे ही हटा देंगे, 10 की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो ये ऑर्डर तब यूज करते हैं जब हमें रफली आइडिया चाहिए होता है कि भाई रफली आइडिया क्या है। अब एक आखिरी, यदि किसी की वैल्यू 2 × 10⁻30 kg है, अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द ऑर्डर, तो बेटा 2 को हटाना है। अब ये 5 से कम है तो 10⁻30 kg इज द आंसर। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं परफेक्ट 5 हो तो क्या होगा, क्या ऑड इवन वाला रूल लगेगा? मेरे बालक ये राउंडिंग ऑफ नहीं है, इसीलिए मैं स्पेशली बता रहा हूं। 5 और मोर देन 5, देख फिर बच्चे 2 वेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये और राउंडिंग ऑफ नहीं है। यदि परफेक्ट 5 है, परफेक्ट 5 है तो भी 10 की पावर 1 बढ़ेगी। तो क्या सीखा, 5 और मोर देन 5, 5 या 5 से बड़ा 10 की पावर को 1 बढ़ा देगा, और यदि बेटा 5 से छोटा होगा तो 10 की पावर अनचेंज रहेगी। तो यदि ये 5 × 10⁻5 होता तो भी 10 की पावर 6 ही आता, ना कोई ऑड ना कोई इवन। एक बात मैं बता के छोड़ दूं, ये तो बेटा प्रेजेंटली सभी बुक्स में हम लोग देख रहे हैं कि नया सिस्टम आ चुका है। ये इस बीच में बेटा हमारे टाइम जो हम पढ़ते थे और आप जो पढ़ रहे हो, इस बीच में भी साइंस ने काफी चेंजेस करे। हमारे टाइम पीरियडिक टेबल जो हम लोगों ने 12th 11th में पढ़ी थी, पीरियडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट की खोज ही नहीं हुई थी। तो मेरे बेटा ये रूल आज का रूल है। हमारे टाइम तक ये कहा जाता था √10 से छोटा होने पे 10 की पावर जो है वो उतनी रहती थी, √10 से बड़ा होने पर 10 की पावर 1 बढ़ाते थे। तो खैर वो मैंने नॉलेज के लिए डाल दिया, क्योंकि एक आध स्कूल में आज भी वही पुराना सिस्टम चला रहे हैं। वो गलत नहीं है, वो ओल्ड सिस्टम है, ये लेटेस्ट सिस्टम है। तो यदि आपके स्कूल में कहे कि भाई √10 से कम लेने पर 10 की पावर उतनी रहेगी और √10 से बड़ा होने पर 10 की पावर 1 बढ़ेगी, तो बहस मत करना, समझ जाना कि यह भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। लेटेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। तो एक तो ये हमारा ऑर्डर रह गया था, वो आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद रह गया बेटा ट्रायंगुलेशन मेथड टू मेजर द हाइट ऑफ टॉवर। किसी टॉवर की हाइट मेजर करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज। पता है आप लोगों को ये बड़ा सिंपल लगने वाला है, क्योंकि 9th 10th में आपने मैथ्स के अंदर
बार इस पे न्यूमेरिकल कर रखे हैं, आई नो इट वेरी वेल, सबने कर रखे हैं, लेकिन बेटा सिलेबस में है तो मुझे बताना तो है ये जानने के बाद भी कि आपको पता है फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। मेरे बेटा ट्रायंगुलेशन मेथड किसी टॉवर की हाइट नापने के काम आता है जब हम उस टॉवर के हाइट सीधे सीधे ना मेजर कर पाए, इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करना हो। तो उसमें दो तरह के टॉवर होते हैं, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। और अभी आप खुद ही कहोगे 2 मिनट पहले कि हाँ सर ये तो हमने 9-10 में खूब न्यूमेरिकल करे हैं। सपोज बिना एक टॉवर की हाइट h निकालनी है और आपसे मना कर दिया जाए कि टॉवर पे चढ़ना नहीं है, मीटर स्केल से हाइट नापनी नहीं है, मैदान में आसपास घूम लो तो घूम लो, तो आप इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हो? तो जवाब है ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल फैक्ट से। आप यहां खड़े हो जाओ, यहां से कुछ मीटर दूर आ जाओ और उस डिस्टेंस को मेजर कर लो। ये डिस्टेंस मेजर कर लो भाई, यहां आप खड़े हुए, मान लीजिए 100 मीटर पीछे आ गए तो आपने इस डिस्टेंस 100 मीटर को मेजर कर लिया। भाई ऊपर ही मेजर करने को तो मना कर रहे हैं, ये डिस्टेंस मेजर करने को थोड़ी मना कर रहे हैं। तो आपने ये डिस्टेंस, और जरूरी नहीं 100 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 90 मीटर, 200 मीटर, जितना आप जाना चाहो चले जाओ। तो आप यहाँ पीछे आ गए, यहाँ आने के बाद आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर कर लिया। कई बच्चे कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे मेजर करें? देख वैसे तो इसके लिए डिवाइसेस आती हैं, लेकिन एक डिवाइस आप लोगों ने सबने देख रखी होगी। मेरे बेटा आप लोगों पर एक ऐसी डिवाइस होती है, मैं मजे में बता रहा हूँ जिससे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिसमें 2 पिन होती हैं। एक तरफ पेंसिल लगाने के लिए होल होता है और दूसरी तरफ पेपर में फंसाने के लिए पिन लगी रहती है। कई बच्चों को पहचान में आ गया होगा, कंपास। कंपास। ये कंपास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकता है। यदि आप मेरे सामने अभी बैठे होते और कंपास दे देते, मेरे पे भी नहीं पड़ा हुआ, तो मैं आपको और अच्छी तरह से बताता है। इमेजिन करो ये कंपास है, ये कंपास है, आप इसकी जो पिन है, एक पिन इधर की तरफ तो है पिन और ऊपर की तरफ है पेंसिल वाला होल। आप कंपास को हॉरिजॉन्टल रखो, फिर इसे तब तक ऊपर उठाओ जब तक होल में से टॉवर का टॉप ना दिखने लगे, यानी कि नीचे वाली पिन तो हॉरिजॉन्टल है और जो ऊपर वाली पिन है जिसमें पेंसिल के लिए होल है, उस होल से आप टॉवर का टॉप देख रहे हो। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। सबसे आसान तरीका बता दिया, पिन वाली साइड को हॉरिजॉन्टल करिए और पेंसिल वाले होल में से टॉवर का टॉप देखिए। ऐसे टॉवर का टॉप दिख रहा है, ये है टॉवर के टॉप को जोड़ने वाली लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैं ये बता रहा हूं कि एक आम बच्चा भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बड़ी आसानी से मेजर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस नाप ली कि टॉवर से कितना पीछे आए, और फिर इसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर कर लिया। अब आपको डी मालूम है, अल्फा मालूम है, एच निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आप मेरे उस्ताद हो यार, मैथ्स सबके पास है अधिकतर पे। तो मेरे बेटा एच अपॉन डी इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो एच हो जाएगा डी टेन अल्फा। अब इसमें से डी मैंने कहा था ये डिस्टेंस मेजर कर लो, तो डी नोन। मैंने आपको बताया था अल्फा मेजर कर लो, तो टेन अल्फा मिल गया। जब आपको डी मिल गया, टेन अल्फा मिल गया, तो हाइट ऑफ टॉवर तो आई जाएगी। तो ये हाइट ऑफ टॉवर निकालने का तरीका हो गया हमारा। इसे बोलते हैं एक्सेसिबल टॉवर। एक्सेसिबल टॉवर वो होते हैं जिसमें टॉवर के बॉटम तक, बिल्कुल बेस तक जाने की परमिशन होती है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में न्यूमेरिकल थे ना लास्ट ईयर, वो न्यूमेरिकल रियल लाइफ से रिलेटेड थे। साइंटिस्ट ऐसे ही नापते हैं बहुत से टॉवर्स वगैरह की, माउंटेन्स की हाइट। मान लो बेटा एक माउंटेन है और आपको माउंटेन की हाइट नापनी है, तो बताओ कितना प्रैक्टिकली मुश्किल काम है कि उसकी हाइट को सीधे सीधे नापना। लेकिन ये कितना आसान है कि आप यहाँ के इंक्लिनेशन निकाल करके उसकी हाइट मेजर कर ले। तो फिर मैंने बता दिया कि ये यूज होते हैं, ये मजाक के या न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं है, ये रियल टॉपिक है। अब इसके बाद आता है इनएक्सेसिबल टॉवर। इनएक्सेसिबल टॉवर उसे कहते हैं जिसके बॉटम तक जाने की परमिशन ना हो। मान लो बेटा ये टॉवर है एच हाइट का, हमें नहीं पता कितनी हाइट,
उन्होंने टॉवर के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी कि इससे पास कोई नहीं आ सकता। जैसे आपको मालूम है पीसा टॉवर वर्ल्ड मिरेकल है, पीसा टॉवर कभी भी गिर सकता है, काफी ज्यादा लीन होने के बावजूद वो गिरा नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड मिरेकल में उसकी जगह है। लेकिन पीसा टॉवर के आसपास किसी भी आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। अब सपोज तुमसे कह दे कि यहाँ से आगे नहीं जाना, नहीं तो रैपिड मार मार के गाल सुझा देंगे, तो फिर कैसे निकाले? तो जवाब है यहां से आगे नहीं जाना। ठीक, तो ऐसे टॉवर को बोलते हैं इनएक्सेसिबल टॉवर। इनएक्सेसिबल टॉवर वो होते हैं जिनके पास नहीं जाने देते। ना तो तुम्हें ये हाइट पता है, ना ये डिस्टेंस मालूम है, ना एक्स पता है, ना एच पता है। कोई बात नहीं, यहां तक तो जाने देंगे। जहां तक जाने देंगे वहीं से बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर कर लो, अल्फा। डी डिस्टेंस पीछे आओ और ये डिस्टेंस मेजर कर लो। जिसे मैं सर्किल कर रहा हूं वो मेजर कर लो। पहले यहां खड़े होकर अल्फा मेजर कर लिया, डी डिस्टेंस पीछे आए और जितना पीछे आए वो मेजर कर लिया, और फिर डी डिस्टेंस पीछे आके दोबारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा मेजर कर लिया। आपने तीन चीजें नापी है, जहां तक आने दिया वहां पर खड़े होकर के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा मेजर किया है, कुछ पीछे आए वो डिस्टेंस मेजर करी है कितना पीछे आए, और वहां से फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा मेजर कर लिया। एच निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और आंसर मिल जाएगा सिंपल वे में। कैसे मिलेगा आंसर? 1 सेकंड का है। देख छोड़ूंगा कुछ नहीं, इजी हो या टफ करवाऊंगा सब कुछ। मेरे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से x अपॉन एच, x अपॉन एच, x अपॉन एच कॉट अल्फा, भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट अल्फा। तो x किसके बराबर आ गया? h कॉट अल्फा। अब ये वाला ट्रायंगल भूल जाओ, अब ये बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? x प्लस डी। ये x जो कि अननोन है और d जो नोन है, तो बेस हो गया x प्लस डी अपॉन h, x प्लस डी अपॉन h। तो ये हो जाएगा बेटा कॉट बीटा। तो x प्लस डी इज इक्वल टू h कॉट बीटा। अब आप ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन जो छोटे ट्रायंगल से बनाई थी, ये बड़े ट्रायंगल से सेकंड इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस डी माइनस एक्स डी, h कॉट बीटा माइनस h कॉट अल्फा। तो h कॉमन, ब्रैकेट में कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो h किसके इक्वल हो गया? d अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया बेटा। जिसको ये फॉर्मूला पता है हर बार प्रूफ नहीं करना। यहां खड़े हुए इंक्लिनेशन मेजर किया अल्फा नोन, यहां खड़े होके इंक्लिनेशन मेजर किया बीटा नोन, बीच की डिस्टेंस नोन। तो जब अल्फा नोन बीटा नोन बीच की डिस्टेंस नोन, तो एच नोन एच निकल जाएगा। तो ये कहलाते हैं इनएक्सेसिबल टॉवर। इसके बाद बेटा अगला, तो अभी तक ऑर्डर बता दिया है। इसके अलावा बेटा हाइट ऑफ टॉवर निकालना बता दिया है, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। अच्छा जितने बोर्ड रब कर रहा हूं एक चीज मैं बता रहा हूं मेरे बेटा, आप लोगों के किसी स्कूल में एक ओलेइक एसिड मेथड कराया जाएगा। किसी में करवाएंगे किसी में नहीं, क्योंकि बेटा वो सिलेबस में क्लियरली मेंशन तो है नहीं। तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप मुझे यदि आपके स्कूल में किसी के करवाया हो, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन तो है नहीं, तो मुझे बता दो, मैं करवा दूंगा। नोट में मैंने लिख भी रखा है ओलेइक एसिड मेथड। और यदि ना करवाया हो किसी में भी, तो फिर उसे जबरदस्ती टाइम बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वो कंपटीशन में आने लायक है नहीं। 11th में आप लोगों को पढ़ाया नहीं, तो बेकार ऐसी चीज को दिमाग में ढोना जो ना 11th कंपटीशन में काम आएगी ना 11th में। तो आप लोग जरा बता दो किसी को ओलेइक एसिड मेथड करवा दिया हो स्कूल में। यदि करवाना हो तो ही बताना, यदि नहीं करवाया हुआ तो चुप रहो, बस मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई अभी नहीं कराना। और बाकी भैया यदि फ्यूचर में भी करवा दिया तो मैं कहाँ भगा जा रहा हूँ बता दूंगा। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं जिसके स्कूल में करवाया हो। बस तो करवाया
हाँ बोलो बेटा। सर करवाया है ओलिक एसिड वाला। कौन सा स्कूल बेटा? सर दीवान। दीवान में करवा दिया ओलिक एसिड मेथड। चलो यस मैं सर। बता देता हूं। सारे सुन लो फिर, जब देखो करवा रहा हूं तो सारे ही अब ध्यान से सुन लो। मेरे बेटा ओलिक एसिड मेथड का यूज बड़े ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, या तो कोई टॉपिक छुओ मत, और छुओ तो कमांड के लेवल तक। ओलेइक एसिड मेथड वाज द फर्स्ट मेथड जिससे मॉलिक्यूल के डायमीटर का आइडिया लगा था। मॉलिक्यूल के साथ समस्या क्या है? हम इसे किसी भी माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। अब यदि किसी चीज को आप माइक्रोस्कोप तक से देख नहीं सकते, उसका साइज कैसे मेजर किया जाए? तो इसका साइज निकालने के लिए हमने एक तरीका किया था। वो मेथड मैं आपको बताता हूं। पहले मैं मेथड की समरी बताऊंगा और फिर उसके जरा डिटेल में जाएंगे। हम क्या करते हैं, गौर से, 1 पार्ट ओलेइक एसिड, 1 पार्ट ओलेइक एसिड को 499 पार्ट एल्कोहल से मिला के, 1 पार्ट ओलेइक एसिड 499 पार्ट एल्कोहल से मिला करके 500 पार्ट सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। यानी बेटा हर 500 ड्रॉप में 1 ड्रॉप ओलेइक एसिड की होगी। भाई 1 पार्ट ओलेइक एसिड, 499 पार्ट एल्कोहल, दोनों को मिक्स किया तो 500 पार्ट सॉल्यूशन हो गया। लेकिन 500 पार्ट में 1 पार्ट ओलेइक एसिड है, बाकी 499 पार्ट क्या है? एल्कोहल। 499 पार्ट है एल्कोहल। इसे बोलते हैं 1/500 सॉल्यूशन। 1/500 सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इस सॉल्यूशन में सिर्फ 1/500 पार्ट ओलेइक एसिड है। इसके बाद क्या किया जाता है मॉलिक्यूल का साइज निकालने के लिए? एक कोई भी वाटर सरफेस ले लो, जैसे कोई स्विमिंग पूल है, बकेट है, बड़ी टब है, और ऐसा सरफेस लो, वाटर सरफेस, जिसका एरिया निकाला जा सके। जैसे रेक्टेंगुलर हो तो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल लोगे। जैसे सर्कुलर हो, जैसे बकेट वगैरह, तो एरिया निकाल लोगे। कोई भी वाटर सरफेस ऐसा नहीं लेना है जिसका एरिया ना फाइंड कर सके। कोई पहुंच गया तालाब किनारे प्रैक्टिकल करने और तालाब का एरिया ही नहीं नाप पाया, वो उल्टा सीधा ऐसा था, तो वो नहीं चलेगा। मान लो स्विमिंग पूल पे कर रहा हूं मैं, एक ट्यूब लेकर के, चाहे ब्यूरेट ले लो या पिपेट ले लो, उसमें निशान लगे रहते हैं 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, और यहां पर एक टैप होता है, उससे उसमें ये सॉल्यूशन भर लो। अभी तक सॉल्यूशन क्या है? 1/500 सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। सॉल्यूशन की 500 ड्रॉप जाएंगी तो उसमें 1 ड्रॉप ओलेइक एसिड का वॉल्यूम होगा। दिमाग लगा करके समझो। और ये मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, यदि मेरे पढ़ाने के बाद भी कोई और टॉपिक भी स्कूल में कराया हो, कोई और न्यूमेरिकल भी कराया हो, तो बताओ, एक्स्ट्रा डाउट सेशन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने एक ब्यूरेट या पिपेट या कोई भी ऐसी ट्यूब जिसमें निशान बने हुए हो 1 ml, 2 ml, 3 ml के, उससे 1 ड्रॉप सॉल्यूशन का डाला, 1 ड्रॉप सॉल्यूशन का डाला, फिर तब तक इंतजार किया जब तक ये ड्रॉप इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हो गई। पूरा स्प्रेड होना, जैसे तुम ऑयल की ड्रॉप बकेट में डालो तो वो ड्रॉप फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, कभी तो रुकेगी। जब वो फैलना रुक जाए फिर दूसरी ड्रॉप डालो, दूसरी ड्रॉप डालो, जब वो फैलना रुक जाए फिर तीसरी ड्रॉप डालो। इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके आप इसमें तब तक ड्रॉप डालते रहो, दोबारा भी बताऊंगा, रिपीट कराऊंगा, जब तक कि पूरा वाटर सरफेस कवर ना हो जाए। जब आप मिनिमम ड्रॉप डालनी है, ऐसे तो बाल्टी भर के सॉल्यूशन
सॉल्यूशन डाल दे वो तो सारा कवर हो ही जाएगा। पहले एक ड्रॉप डाली, उसे स्प्रेड होने दिया, जब स्प्रेड बंद हो गया तो जहां स्प्रेड खत्म हुआ उसके बराबर में एक और ड्रॉप डाली, स्प्रेड होने दिया, जब स्प्रेड खत्म हुआ उसके बराबर में एक और ड्रॉप डाली। मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉप्स का यूज करके आपने पूरे स्विमिंग पूल को या पूरे वाटर सरफेस को कवर करना है। जब आप वाटर सरफेस को कवर कर देंगे तो मेरे बेटा आपने मान लीजिए n ड्रॉप सॉल्यूशन का यूज किया, n ड्रॉप सॉल्यूशंस की यूज हुई और हर ड्रॉप का वॉल्यूम था v, तो आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो जवाब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है nv। तो कई बच्चे कहेंगे नंबर ऑफ ड्रॉप कैसे काउंट करें? अगर भैया बचपन में गिनती सीखी थी, एक ड्रॉप गिराई, दो गिराई, तीन गिराई, नंबर ऑफ ड्रॉप गिन लो। अब फिर बच्चे कहेंगे और सर वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, मैंने क्या कहा था, जो हमारी ट्यूब है जिसमें से ड्रॉप गिरा रहे हो उसमें स्केल होने चाहिए 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। जब आपने टैप ओपन किया तो मान लो उस समय ये था, एक बूंद गिरने के बाद वो 4 ml पे आ गया, एक ड्रॉप गिरने से पहले वो 5 ml पे था लेवल, एक ड्रॉप गिरने के बाद मान लो 4 ml पे आ गया, तो इसका मतलब सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम पर ml है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप गिरना भी मुश्किल काम नहीं है और वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप निकालना भी मुश्किल काम नहीं है। तो बेटा मान लीजिए n ड्रॉप्स हैं, हर ड्रॉप का वॉल्यूम है v, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो यूज हुआ कवर करने में वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया nv। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया nv। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है nv, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड कितना है, ओलेइक एसिड कितना है, तो मैंने कहा था हर 500 में से एक पार्ट ओलेइक एसिड है, तो nv वॉल्यूम में nv अपॉन 500 पार्ट ओलेइक एसिड का वॉल्यूम है, जितना सॉल्यूशन होगा डिवाइडेड बाय 500 ओलेइक एसिड होगा, तो nv सॉल्यूशन है, तो nv अपॉन 500 वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड है। ये है वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड जो इस पे पड़ा। एल्कोहल का क्या होगा मेरे बेटा, एल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होकर के नीचे सेटल हो जाएगा, सिर्फ ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल इसके ऊपर तैरते रहेंगे, यानी कि बेटा जो हमारा वाटर सरफेस है उसके ऊपर सिर्फ ओलेइक एसिड की लेयर होगी, ओलेइक एसिड की लेयर, सिर्फ ओलेइक एसिड की लेयर। एल्कोहल का क्या होगा, कुछ एल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और कुछ एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा। हम चाहते क्या थे, हम चाहते थे जो लेयर बने वो सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर हो। आप जरा बताओ, जब आपने ड्रॉप डाली होगी तो ड्रॉप के अंदर बिलियन ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक होंगे, ये ड्रॉप है। फिर क्या होता है, मैंने कहा था वेट करो, थोड़ी देर स्प्रेड होने दो, तो ग्रेविटी के कारण ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे फिसलेंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ फिसलेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ फिसलेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ फिसलेगा, तो स्प्रेड होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब एक एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, जब एक एक मॉलिक्यूल अलग हो गया तो स्प्रेडिंग रुक गई। स्प्रेडिंग रुकने का मतलब सरफेस के ऊपर सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर है, क्योंकि यदि मॉलिक्यूल के ऊपर एक मॉलिक्यूल भी होगा तो वो नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और वो नीचे आकर के स्प्रेड को कर देगा, इसे और स्प्रेड कर देगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अब समझ में आने लगा क्या किया अभी तक, क्या किया जरा रिवाइज करें। 1 पार्ट ओलेइक एसिड, 499 पार्ट एल्कोहल, सॉल्यूशन रेडी किया, सॉल्यूशन में 1 आउट ऑफ 500 पार्ट ओलेइक एसिड है, बाकी अल्कोहल है। इसे बूंद बूंद करके वाटर सरफेस पे गिराया जिससे एक एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, पूरे वाटर सरफेस पे ओलेइक एसिड की सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर बन गई। एल्कोहल कुछ वाटर में डिसॉल्व हो गया, कुछ इवेपोरेट हो गया,
सरफेस पर क्या रह गया, सिर्फ ओलेइक एसिड की लेयर। अब वो ओलेइक एसिड का वॉल्यूम कितना है, तो बेटा ओलेइक एसिड का वॉल्यूम मान लो मैंने n ड्रॉप डाली, थर्ड ड्रॉप का वॉल्यूम है V, तो मैंने टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज किया NV, उसमें से अल्कोहल गया हो गया खत्म, कुछ डिसॉल्व हो गए कुछ इवेपोरेट हो गए, तो बचा रह गया ओलेइक एसिड जिसका वॉल्यूम है NV/500। ये है वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड। अब आगे नंबर 2, मेरे बेटा जब वाटर सरफेस का एरिया था A, ये है वाटर सरफेस जिसका एरिया है A, ओलेइक एसिड की लेयर बनने से कुछ तो थिकनेस बढ़ी, भाई ये वाटर सरफेस है इमेजिन का, इसके ऊपर ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल रख गए तो कुछ तो थिकनेस बढ़ी। कितनी थिकनेस बढ़ी, T। कई बच्चे कहेंगे मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे होते हैं, अबे छोटे होते हैं भाई लेकिन होते तो हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं, कुछ तो थिकनेस बढ़ाएंगे, तो पूरे सरफेस पे T थिकनेस बढ़ गई, तो हमारी जो लेयर थी एरिया A उसकी थिकनेस बढ़ गई T। ये मॉलिक्यूल्स के कारण थिकनेस बढ़ गई, तो एरिया है A, थिकनेस है T, तो वॉल्यूम कितना है इस थिकनेस का जो ये बढ़ गई, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू T। अब कई बच्चे कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला, मेरे बेटा यदि किसी का एरिया हो A और हाइट हो h तो वॉल्यूम होता है A इंटू H। कई बच्चे कहेंगे सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर H होता है वॉल्यूम, बिल्कुल सही कह रहे हो, पाई आर स्क्वायर H होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, लेकिन पाई आर स्क्वायर इज एरिया, तो A इंटू H। मान लो मेरे पास कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो जवाब है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इट्स एरिया, तो A इंटू H। 100 बात की बात, यदि एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम मिल जाता है, तो इसका एरिया था वाटर सरफेस का A और थिकनेस बढ़ गई T, तो वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर इज A इंटू T। लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर है जो ये बढ़ गई है, ये ओलेइक एसिड ही तो है, वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड, बताओ इस लेयर में क्या भरा हुआ है, ओलेइक एसिड। कई बच्चे कहेंगे अल्कोहल, मैं 3 बार बता दिया यार, वो उड़ गया और घुल गया, तो वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड हो गई A इंटू T। अब एक बात बता, ये भी वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड है और ये भी वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड है, यदि इन दोनों को कंपेयर करें तो A इंटू T इज इक्वल टू NV/500, वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड एक अलग तरीके से निकाला, एक अलग तरीके से, तो थिकनेस आ जाएगी NV/500A। क्या थिकनेस आ जाएगी NV/500A। अच्छा, नंबर ऑफ ड्रॉप कितने में कोई मुश्किल नहीं, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप निकालना बड़ा आसान, एरिया ऑफ वाटर सरफेस कैलकुलेट हो गया, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दो, यदि रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। तो जब नंबर ऑफ ड्रॉप काउंट हो गई, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप काउंट हो गई, एरिया ऑफ वाटर सरफेस मेजर हो गया, 500 पता ही है, तो थिकनेस ऑफ लेयर आ जाएगी। अब यही थिकनेस ऑफ लेयर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है। आप ये बताओ, ये वाटर सरफेस था, मैंने तब तक फैलने दिया जब तक एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल ना रहे, सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाए। यदि सरफेस के ऊपर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की लेयर है तो थिकनेस मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होगी, तो ये जो थिकनेस है ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी, बड़े आसान तरीके से प्रैक्टिकल करके ये निकाला गया। पहले यहां तक रिपीट करो, बताओ मुझे, और फिर मैं 2-1 चीजें बताऊंगा कि अल्कोहल क्यों मिलाया, जब अल्कोहल उड़ जाना था, घुल जाना था, तो वो क्यों मिलाया। कुछ बातें तो ऐसी है ना कि जिनका जवाब बाद में परेशान करता है कि ये क्यों करा हमने। जरा शुरुआत से सोचते हुए चलो। नंबर 1, पहले क्या क्या किया वो बताओ, माइक ओपन कर लो। 1 part of oleic acid plus 499 part of alcohol रुको, gives सारे बताएंगे बेटा। 1 पार्ट ओलेइक एसिड में कितने पार्ट अल्कोहल मिलाया, सब बोलो। 499 part of alcohol.
उससे 499 पार्ट ऑफ अल्कोहल। अपॉन 500 सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? 1 अपॉन 1/500 solution. 500 पार्ट में से एक पार्ट ओलिक एसिड है। फिर आपने उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप स्प्रेड किया, फिर आपने एक ड्रॉप डालने के बाद इंतजार किया कि ये फैलना रुक जाए। क्यों? आप क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल्स ना हो, सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर बन जाए, लेयर बना ले, वो फिसल फिसल के सिंगल मॉलिक्यूलर की लेयर बनाए, तभी तो थिकनेस डायमीटर के बराबर होगी। अब आपने मान लो n ड्रॉप गिराई, हर ड्रॉप का वॉल्यूम है v, तो टोटल कितना सॉल्यूशन यूज हुआ? NV. उसमें से NV ओलेइक एसिड का वॉल्यूम बोल दे मेरे NV पास, upon 500. NV अपॉन 500। सभी समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. अपॉन 500। यस सर। अब मेरे बेटा NV अपॉन 500 हो गया ओलेइक एसिड, ये तो हो गया मेथड 1। दूसरा एरिया ऑफ स्विमिंग पूल ही बोल देता हूँ, एरिया ऑफ वाटर सरफेस था A, थिकनेस बढ़ गई T, तो वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड हो गया A into T। ओलेइक एसिड का वॉल्यूम ये भी है और ये भी है, दोनों को इक्वेट करके थिकनेस निकाल ली और यही थिकनेस डायमीटर है। अब यहाँ देखो दो चीजें हैं, अल्कोहल क्यों मिलाया? आप एक बात बताओ, यदि हम अल्कोहल नहीं मिलाते हैं तो क्या होता है? जैसे तुम एक बात सोचना, मान लो फेविकॉल है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपसे कहूं फेविकॉल की एक ड्रॉप या गम ले लो, गोंद ले लो, वाटर सरफेस पे डालो और जब तक एक एक मॉलिक्यूल अलग ना हो जाए इंतजार करो। तो ये इतना गाढ़ी चीज होती है कि आपने मान लो फेविकॉल की एक बूंद डाल दी, आप इंतजार कर रहे हो कि ये अलग अलग हो जाए, वो होने का नाम नहीं ले रहे, उनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जा ही नहीं रहे, सिंगल मॉलिक्यूल अलग ही नहीं हो रहा। मैं आपसे कह रहा हूं फेविकॉल की मुझे मॉलिक्यूलर लेयर चाहिए, आप कर नहीं पा रहे क्योंकि फेविकॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कस के चिपके हुए हैं, वो छोड़ के जाने को राजी नहीं। तो आप फेविकॉल को अल्कोहल में घोल दो, सारे मॉलिक्यूल अलग हो गए, जब अलग हो गए तो उसे स्विमिंग पूल पे डाल दो तो बड़ी आसानी से फैल गए। जब वो आसानी से फैल गए फिर अल्कोहल डिसॉल्व होकर नीचे बैठ गया, मॉलिक्यूल रह गए। तो वो सिर्फ इसलिए डाला गया था, हमें पता था कि अल्कोहल उड़ जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा, वो सिर्फ इसलिए डाला गया था कि स्प्रेडिंग आसानी से हो और हर मॉलिक्यूल अलग हो जाए। दूसरा, ये जो 1/500 सॉल्यूशन है, इसे बनाने में भी अब थोड़ा चेंज किया जाता है क्योंकि इसमें अल्कोहल बहुत बर्बाद होता था। एक पार्ट ओलेइक एसिड के लिए 499 पार्ट अल्कोहल बर्बाद होता था। हमने इसको थोड़ा सा प्रोसेस बदल दिया, बनाते अब भी 1/500 है, लेकिन 1/500 ऐसे नहीं बनाते कि 499 पार्ट मिला दिया। सबसे पहले 1 पार्ट ओलेइक एसिड को 24 पार्ट अल्कोहल से मिलाते हैं। कौन से सुनना, बैंड चल रहा है इस टॉपिक का, 24 पार्ट अल्कोहल से मिलाते हैं। तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा 25 पार्ट तैयार होगा, 25 पार्ट, 1 पार्ट ओलेइक एसिड, 24 पार्ट अल्कोहल, दोनों को मिला के 25 पार्ट सॉल्यूशन तैयार हुआ। उस 25 में से एक पार्ट ओलेइक एसिड है, तो इसे कहते हैं 1/25 सॉल्यूशन। 1/25 सॉल्यूशन का मतलब हर 25 पार्ट में से एक पार्ट ओलेइक एसिड है। जितना भी सॉल्यूशन है उसमें 1/25 ओलेइक एसिड है। फिर इस सॉल्यूशन का एक पार्ट लेते हैं, 1 पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इसमें मिलाते हैं 19 पार्ट अल्कोहल, जिससे हो जाता है 20 पार्ट मिक्सचर। उस 20 पार्ट में से 1/20 पार्ट, मतलब 1/20 पार्ट इस सॉल्यूशन का है, ये 1/20 पार्ट इसमें सॉल्यूशन। अब गौर से देख, पहले 1 पार्ट ओलेइक एसिड में 24 पार्ट अल्कोहल मिला करके 1/25 सॉल्यूशन बनाया, यानी इस सॉल्यूशन में 1/25 हिस्सा ओलेइक एसिड है। फिर सॉल्यूशन का एक पार्ट लिया,
और 19 पार्ट एल्कोहल मिला करके 20 पार्ट सॉल्यूशन बना दिया, तो 20 में से एक पार्ट सॉल्यूशन 1 का है, तो यानी कि इस सॉल्यूशन में 1/20 सॉल्यूशन 1 है और सॉल्यूशन 1 में 1/25 ओलिक एसिड है, यानी इसमें 1/500 पार्ट ओलिक एसिड है। इस सॉल्यूशन का नाम रख दो सॉल्यूशन 1, इसे कह दो सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में 1/20 सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1 में 1/25 ओलिक एसिड है, सॉल्यूशन 2 में 1/20 पार्ट सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 में 1/25 पार्ट ओलिक एसिड, तो सॉल्यूशन 2 में 1/500 पार्ट ओलिक एसिड, तो ये भी तो 1/500 सॉल्यूशन बन गया। तो फिर बच्चे कहते हैं फायदा क्या मिला सर? बेटा फायदा ये रहा, पहले हमारा कितना अल्कोहल बर्बाद हुआ था, 1 पार्ट ओलिक एसिड में 499 पार्ट अल्कोहल, यहाँ 1 पार्ट ओलिक एसिड में 24 पार्ट अल्कोहल तो यहाँ पर और 19 पार्ट अल्कोहल यहाँ पर, पहले से बहुत कम 43 पार्ट। तो ये हमारा था ओलिक एसिड मेथड। इस मेथड को बेटा एक बार रिवाइज जरूर करना, जब आप लोगों ने कहा तो मुझे बताना फर्ज था, इसे एक बार रिवाइज करना, नोट शीट में लिखे हुए हैं उसमें से पढ़ लेना, और अगला टॉपिक जो सिलेबस का इस चैप्टर का बचा हुआ है, आज थ्योरी तो कम से कम निपटा के जाएंगे, जो भी बचा हुआ है उसे भी खत्म करते हैं। हम बोलो बेटा। सर ये सॉल्यूशन 1/500 फिक्स होता है या कम ज्यादा भी ले सकते हैं? नहीं, ये बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें वही बतानी पड़ती है जो हमारे साइंटिस्ट ने परफॉर्म करी। लेने को तो तुम भी समझदार हो, हम भी, कि 1/600 ले लो और बाद में NB/600 कर लो। बात यह है कि जिस साइंटिस्ट ने ये प्रैक्टिकल किया उन्होंने क्या लिया था, इसीलिए आपको वही लेना पड़ेगा, ठीक है? सर अच्छा जी, अगला पॉइंट, ओलेइक एसिड मेथड हो गया, ट्रायंगुलेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, एम्पियर की डेफिनेशन। अभी मैं आप लोगों के डाउट नहीं उठाए हैं, डाउट में एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आया हुआ है, समय बचा तो आज उठाऊंगा, नहीं तो बेटा मैं मंडे को कराऊंगा। इसके अलावा एक आध और डाउट पूछा है, किसी बच्चे ने एनसीईआरटी से भी पूछा हुआ है मेरे पास कि यदि पेन की टिप के बराबर न्यूक्लियस हो जाए तो एटम कितना बड़ा होगा। तो ये सब डाउट्स देखता हूँ, समय यदि काफी हुआ तो आज ही बता दूंगा, नहीं तो देखते हैं, अभी पहले इसे निपटाएं, बच गया तो आज, नहीं तो मंडे। अच्छा, एक जरूरी बात और सुन लो बेटा, सिलेबस की स्पीड यदि आप मेरे कहने से मेरे तरीके से पढ़ाओगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, तो इसका पर्पस ये नहीं है कि हम सिलेबस जल्दी खत्म करके तुम्हें विदा कर देंगे। हम कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालेंगे। 11th में यदि बाई चांस आपके स्कूल में 50 न्यूमेरिकल कराएंगे तो मैं 200 न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूं। हमें जल्दी क्या करना है, सिलेबस जल्दी खत्म करने के लिए नहीं, हमें टॉप करने के और कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। तो यदि आप मेरे हिसाब से चलना चाहते हो, देख बेटा, यदि मैं वीडियो भेजूं और आप देखो ही नहीं तो उससे क्या होगा, कराना तो तब भी मुझे लाइव में पढ़ाना पड़ेगा, और लाइव में पढ़ाऊंगा तो समय कम बचेगा। है तो देख साल में 365 दिन, अब यदि 365 दिन में से 200 दिन आप थ्योरी पढ़ते रहे तो न्यूमेरिकल करने के लिए तो आप पे कुछ भी नहीं बचा, बीच में संडे भी आएंगे, छुट्टी भी आएंगी। लेकिन यदि आपने थ्योरी आधे समय में कर ली, थोड़ी लाइव में, और लाइव चलेगी डेली, थोड़ी लाइव में थोड़ी एक्स्ट्रा वीडियो में, फिर क्या होगा, न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास दुगने दिन हो गए, और दुगने दिन हो गए तो बेटा HC वर्मा भी ले, ऑब्जेक्टिव भी ले, ये भी ले, वो भी ले, सब कर देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं, आज आपका थोड़ा सा होमवर्क बता रहा हूं, पहले बता दूं फिर मैं इसे करूंगा। आज मैं चैप्टर की थ्योरी दी एंड कर रहा हूं, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी। आप आज बैठ करके इसके सॉल्व और कंसेप्चुअल ट्राई करो।
सॉर्ड शीट में जो दिए हैं और कंसेप्चुअल। अनसॉर्ड वाले मत करना, वो मैं कराऊंगा। ट्राई करके जितने हो जाए बढ़िया, जो ना हो मेरे पास कल शाम तक डाउट भेज दो। परसों को आपके डाउट प्लस जो कंसेप्चुअल में के बाद अनसॉर्ट में बताने हैं वो मैं बता के परसों कोशिश करूंगा मंडे को चैप्टर खत्म कर दें। ट्यूसडे से शुरू होगा काइनेमेटिक्स। अब उसमें टाइम बचा सकते हैं। ये बताओ, मोशन इन वन डायमेंशन की मेरे पास 50 से ज्यादा परसेंटेज की थ्योरी बनी हुई है, तो जो थ्योरी बनी हुई है उसका वीडियो मैं दे दिया करूंगा, जो नहीं बनी हुई है वो लाइव में पढ़ाया करेंगे। तो हमारा यदि 10 दिन चलना होगा तो मैं 3 दिन में थ्योरी खत्म कर दूंगा। और 3 दिन में थ्योरी का मतलब आप समझ रहे हो, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा दिन। पीएचडी करवा दूंगा, पूरी कमांड करवानी है मुझे तुमको। तो भाई अब करके देखना। अच्छा, आज मैं आपको पुरानी पहले की भेजी हुई कुछ वीडियो दोबारा से भेजूंगा, क्योंकि वो काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन की है। आपके पास कल छुट्टी रहेगी, उन वीडियोस को सीक्वेंस में दोबारा पढ़ लो, जिससे काइनेमेटिक्स का बेस बन जाए, बेस स्ट्रॉन्ग। तो 3-4 वीडियो भेजूंगा 15-15 मिनट की है। उन्हें आज कल जब भी मौका मिले, परसों दोपहर आने से पहले उन्हें पढ़ा के रखो, जिससे काइनेमेटिक्स वहां से आगे शुरू करेंगे। मेरे बेटा अगला है हमारा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। देख बेटा, जिस तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जिस तरह से एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर मास, उसी तरह से एक करंट दूसरी करंट पर फोर्स लगाती है। ये क्लास 12th में चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा। क्लास 12th चैप्टर मैग्नेटिज्म। 1 एम्पियर वो करंट है जिसे 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे 2 वायर में भेजा जाए तो उनमें भी फोर्स लगेगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब क्योंकि अभी आपने देख ग्रेविटी के तो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, चार्जेस के फोर्स के भी पढ़ रखे हैं, तो वो तो आपको पता है। इसके तो फॉर्मूले नहीं पढ़े, तो ये डेफिनेशन फिलहाल याद कर लो। 1 एम्पियर इज दैट करंट which when passes through 2 parallel wires separated by 1 meter causes a force of attraction of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यदि दोनों में 1 एम्पियर करंट है तो ये वायर एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के फोर्स से खींचेंगे। यदि 1 एम्पियर से ज्यादा करंट होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, 1 एम्पियर से कम करंट होगी तो फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन 1 एम्पियर यदि होगी तो इतना फोर्स होगा। यही 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। अब बेटा डाउट्स में एक आध छोटे मोटे डाउट पहले ले लें, जो बड़े डाउट है उसमें तो परसों ही लेने में आ जाए। हाँ बोलो बेटा। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी बता दीजिए। 1 मिनट बेटा, जोर से बोलिए प्लीज, आवाज नहीं आई, बोले। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला बेटा उसे भी परसों के साथ ले लेंगे, वो ऐसा है फिर डाउट रह जाएंगे। कैंडिला की डेफिनेशन बता दूंगा, वो ब्राइटनेस मेजर करने के काम आता है। मेरे बेटा 1-2 बच्चों ने और डाउट भेजे हैं, जो ये उन बच्चों के डाउट हैं जिन्होंने मेरे दिए हुए वीडियो पढ़ लिए है। ये उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा जिसने वीडियो नहीं देखे। उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका गया, यहां से थ्रो किया, यहां जाके गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ। मेरे बेटा यदि आपने मेरा पूरा वीडियो ढंग से देखा है तो हम वहां कहते हैं Sx और Sy, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y दो अलग अलग चीजें हैं। मैं इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई कर दे रहा हूं। मेरे बेटा तुम्हारी पहली बात तो ये ध्यान रखो, क्लास 11 से नीचे की फिजिक्स बिल्कुल बिलो लेवल थी। अब आप रियल डेफिनेशन सुनोगे। हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। मैं खड़ा हूं कोऑर्डिनेट x = 1 पर, अब आ गया कोऑर्डिनेट x = 3 पर, मेरा डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, Sx।
मेरा कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 5। अब मैं आ गया x इक्वल टू 9, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है 4, ये कहलाएगा sx, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। यानी कि जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। अब आता है दूसरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। मान लो कोई y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 10 पे चला गया, मेरे बेटा y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 10 पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट है 9, लेकिन ये कहलाएगा sy। sy का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। तो किसी बॉडी में हो सकता है sx हो sy ना हो, ये हो सकता है sy हो sx ना हो सकता है दोनों हो। मैं इन्हें 3 एग्जांपल से बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 1, एक बॉडी यहां से चली और यहां आ गई। शुरू में कोऑर्डिनेट था 0 0, बाद में कोऑर्डिनेट है 5 0। बीच में कहां गई उससे मतलब नहीं, सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट देखने हैं। यहां से चली यहां पहुंची, तो x कोऑर्डिनेट 0 से बढ़ के 5 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। 0 से बढ़ के 5 हो गया तो 5 बीटा, लेकिन ये sx है। y कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था, अब भी 0 है। यदि मेरे बेटा y कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था, अब भी 0 है, तो y कोऑर्डिनेट में तो डिफरेंस ही नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज 0। अब देखो दूसरा एग्जांपल, इसमें sx था sy 0, यहां से बॉडी चली 0 0 से, घूमते हुए ऊपर आकर के रुक गई। कहां से गई वो उससे मतलब नहीं, इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0 0, फाइनल कोऑर्डिनेट है 3 0, 0 3। अब आप मुझे बताओ बेटा, x कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, तो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना आया 0, तो sx 0 मीटर। x कोऑर्डिनेट बदला ही नहीं, y कोऑर्डिनेट 0 से बदल के 3 हो गया, तो sy 3 मीटर। ऐसे में sx 0 है, sy 3 है। अब एक आखिरी एग्जांपल, बॉडी 0 0 से चली और 5 4 पर आ गई। यहां x कोऑर्डिनेट 0 से बदल के 5 हो गया sx, y कोऑर्डिनेट 0 से 4 हो गया तो sy। अब बिटिया जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल में आई थिंक ये नव्या शर्मा का क्वेश्चन था, मुझे जैसा याद आ रहा है ना बेटा। एक बॉडी को यहां से फेंका, यहां गिर गई। ध्यान से सुनिए, यही फिगर बनी हुई थी, मुझे याद है। बाकी सब भी समझो, ये प्रोजेक्टाइल में काम आएगा बेटा सबको, कोई चीज फालतू नहीं बता रहा, पैरामेडिक्स में यूज होगा। ये बताओ, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0, ये मान लो r डिस्टेंस पर जाके गिर गया, तो ओरिजिन से r डिस्टेंस पर तो x कोऑर्डिनेट तो r, y कोऑर्डिनेट 0। अब मुझे आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बेटा यहाँ दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। x कोऑर्डिनेट 0 से बढ़ के r हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 का 0 ही रहा। तो जो आपने क्वेश्चन भेजा है उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। सही बात यह है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 sy। यदि आपसे कहें डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, वो 0 नहीं है, इट हैज सम वैल्यू, अपनी जगह से दूर जाके गिरा है, x कोऑर्डिनेट बदला है, तो sx तो होगा, sy 0 है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस सर। आ गया पूरा डाउट क्लियर? यस सर। तो अब अगले नंबर पर ये कौन निकल गया, चल अब अगला नंबर नहीं लगा रहे, अब मुलाकात करेंगे मंडे को इस चैप्टर का। अच्छा, मंडे को भी ये कसम निकाली कि हर हाल में खत्म करना है। यदि डाउट ज्यादा रहे तो ट्यूसडे भी ले लेंगे, लेकिन मैं वीडियो भेज दूंगा बेटा, दोबारा रीसेंड करूंगा वीडियो, और सारे बच्चे काइनेमेटिक्स की पढ़ाई करने के हिसाब से 3-4 वीडियो 2 दिन में देख के डालो। प्लीज मेहनत कर लो यार, टॉप ऐसे थोड़ी करते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। सर होमवर्क क्या थैंक यू था? सर।